उसका कर्म है कि अगर मैं कोई गाना लिखना चाहूँ और यहाँ घर से शहर जाऊँ साइकिल पे, तो एक गाना मैं लिख देता हूँ। इसी तरीके से मैं गाना रास्ते रास्ते में चलते चलते लिख देता हूँ। और मैं करीब 26-27 हज़ार गाने, गज़ल, नज़म, राग, रागनी, भजन, हर तरह का कलाम लिखा, हर तरह के गाने लिखे हैं, हर चीज़ पे लिखे, सुबह शाम पे लिखे, जेल और कचहरी पे लिखे, पुलिस और मिलिट्री पे लिखे, देश पे और विदेश पे लिखे, और अपने मंत्रियों पे लिखे, सब पे लिखे हुए हैं। 26,000 गाने, जी हाँ। मैं परवेंद्र दहिया, इनसाइड टॉक्स में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा जो बचपन से ही गीत लिखने के शौकीन हैं, गीत गज़लों के गाने के शौकीन हैं। ऐसे ही कलाकार जो हमारे गांव देहात में जन्म लेते हैं और बड़े ही अपना मेहनत मजदूरी करते हुए उस चीज़ को गुनगुनाते हुए लोगों का मनोरंजन करते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत आज हमारे बीच में है, मोहम्मद लईक अहमद जी। मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। लईक अहमद जी, आपका भी स्वागत करता हूं। आप अपने बारे में बचपन से बताइए कि आपको गाने का शौक या गज़ल लिखने का शौक कैसे हुआ? मुझे बचपन से सबसे पहले तो पढ़ने का ही शौक़ था, और मैं बचपन के दिनों में, नादानी के दिनों में भी कभी गिल्ली डंडा या खेल कूद, पतंगबाजी, कबूतरबाजी में, ऐसी चीज़ों में कभी मन नहीं लगा। सिर्फ पढ़ने का शौक़, बड़े से बड़ी किताब पढ़ने का शौक़, बड़े से बड़ी ज्ञानी और विज्ञानियों की कहानी जानने का शौक़, और बड़े से बड़े हुनर का शौक़, यही मेरा शौक़ रहा। इसी दौरान जो है, जब मैं करीब 10-11 साल का हुआ, तो एक हमारी ताई थी, ताईम्मा, उन्होंने कहा कि भाई लईक, जब तू पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी रखे और हमेशा पढ़ाई पर ध्यान रखे, क्या एक तू सेहरा भी लिख सके, जो अक्सर मुसलमानों की शादियों में पढ़ा जा है, गाया जा है, और काफ़ी रिवाज है उसका। तो मैं उस वक्त एक सेहरा लिखा था, और सेहरा वो इतना मकबूल हुआ, पसंद हुआ कि लोग बागों ने बड़ी मोहब्बत से वो सेहरा पसंद करा और सबको पसंद आया, और मेरी तारीफ़ भी करी, सेहरे की तारीफ़ करी। वहाँ से ये मेरा शौक़ शुरू हो गया, और उसके बाद गाने का शौक़, लिखने का शौक़ आज तक बरकरार है और चल रहा है। जैसे आपको आगे बढ़ने के लिए जो आपका शौक़ रहा, गीत लिखने का, गज़ल लिखने का, उसको गाने का, एक जब आपसे बात की तो आपने बताया कि 10-11 साल की उम्र में ही मेरे माता पिता जो थे वे गुजर गए थे, जी हाँ, स्वर्गवास जी हाँ, हो गया था। हाँ, तो पारिवारिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। जी हाँ। उसके बावजूद भी आपने अपने शौक़ को कैसे जिंदा रखा? हाँ, वैसे तो मेरे ऊपर जो है जिम्मेदारी, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी, माँ बाप की बीमारी में जो है बहुत पैसा लगा है, वैसे ही मैं तंगी की हालत में हो गया था। और उसके बाद जो है रोज़गार भी कोई ऐसा ख़ास नहीं है, मजदूरी का ही है, पेंट का ही काम, तो उसमें कोई बड़ी कमाई भी नहीं है। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं अपने शौक़ को बरकरार रखा, और ये शौक़ भी आप ये देख लीजिए कि ड्यूटी के टाइम ड्यूटी, घर के वक्त घर, और रिश्तेदारों को भी टाइम देना, सबको। लेकिन ये उसका कर्म है कि अगर मैं कोई गाना लिखना चाहूँ और यहाँ घर से शहर जाऊँ साइकिल पे, तो एक गाना मैं लिख देता हूँ। इसी तरीके से मैं गाना रास्ते रास्ते में चलते चलते लिख देता हूँ, और मैं करीब 26-27 हज़ार गाने, गज़ल, नज़म, राग, रागनी, भजन, हर तरह का कलाम लिखा, हर तरह के गाने लिखे हैं, हर चीज़ पे लिखे, सुबह शाम पे लिखे, जेल और कचहरी पे लिखे, पुलिस और मिलिट्री पे लिखे, देश पे और विदेश पे लिखे, और अपने मंत्रियों पे लिखे, सब पे लिखे हुए हैं। 26,000 गाने, जी हाँ, गीत जो आपने लिखे, जी हाँ, 26 वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ हैं। और आपकी तरह और भी लोग जो ये ताज्जुब करते हैं कि तुमने इस तरह इतने गाने कैसे लिखे।
अब ये मेरा कोई कमाल नहीं है, कमाल तो भगवान का है, खुदा का है, जो दिमाग में डालता है। हम कौन हैं, वही दिमाग में डालता है। और ये देखिए कि उसकी देन इतनी है कि मैं यहाँ से शहर जाऊँ तो 2 गाने रास्ते में ही लिख दूँगा। इसलिए गाने तो इस तरीके से लिखे। अब गाने का शौक़ रहा। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने जो हैं, उनका सुर, उनके अल्फाज और उनके गानों पे प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी रास्तों में। घर पे मैं कभी नहीं गाया, ना घर वाले गाना सुनते हैं, ना गाना गाने देते हैं, बल्कि किलसते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हों, इसलिए मैं कभी नहीं गाता। और काम पे भी नहीं गाता। और काम पे ड्यूटी के वक्त किसी भी हमारे मालिक को, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, उन्हें आज तक ये पता नहीं है गाना भी गाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब के जो आप मुखड़ा गाते हैं, गीत गाते हैं, जो दर्शकों को आप एक सुंदर सा मुखड़ा सुना दीजिए। हाँ, रफ़ी साहब का गाना पेश हाँ, है। रफ़ी साहब का जी। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला। आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नज़र का इशारा मिला। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, उलझने थी ख्यालों पे छाई हुई, गम की मौजें थी दिल में समाई हुई। उलझने थी ख्यालों पे छाई हुई, गम की मौजें थी दिल में समाई हुई। दिल की कश्ती में रखा जो तुमने कदम, हमको तूफान में भी किनारा मिला। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, जिंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साजे दिल को ज़रूरत आवाज़ की। तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा हमें, जिंदगी को खुशी का नज़ारा मिला। जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला। बहुत शानदार आपने शुक्रिया गाया, जी, बहुत ही शुक्रिया, शानदार, शुक्रिया, बहुत ही दिल को अच्छा लगा। तो आपने जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना गाया, गीत गाया, तो क्या और अन्य जो गीतकार रहे हैं जिन्होंने अपना, उनकी आवाज़ों में भी आपने गाना गाया हाँ, या हाँ। सब? जी। मैं करीब 5-6 आवाज़ में गाने गाता हूँ। क्या नाम, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, मुकेश है जी, किशोर कुमार है जी, मन्ना डे हैं, अच्छा, तलत अच्छा, महमूद है जी, और हबीब पेंटर कव्वाल हैं, यूसुफ आज़ाद हैं, अलग अलग स्टाइल। मुकेश जी की आवाज़ में कोई एक मुखड़ा। मुकेश जी की आवाज़ में, दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू चाहे माने न माने लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ये मुकेश जी, और ये किशोर कुमार, किशोर जी की हाँ आवाज़। जी, ये किशोर कुमार जी की झलक है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
हुल्लेरी 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 किशोर कुमार। अच्छा, और इसमें जैसा आपने अपने स्वयं के भी लिखे गीत गाए हैं, जी जी तो एक बार आपसे चर्चा हुई कि देशभक्ति गीत आपने गाया है, हाँ तो कृपया उसे भी आप एक मुखड़ा सुना दीजिए, हाँ, देशभक्ति का जो गाना। आपका अपना लिखा हुआ है। जी जी, अपना ही लिखा। जी। भारत माता भारत माता भारत माता भारत माता भारत माता भारत माता, तेरे बिना नहीं चैन पाता। भारत माता भारत माता, माँ भी तू है बाप भी तू है, हर रिश्ता मैं तुझसे पाता। भारत माता भारत माता, दुनिया में नहीं कोई तेरा मुकाबिल, दुनिया में नहीं कोई तेरा मुकाबिल, प्यारा प्यारा तेरा है दिल। जो भी पाया तुझसे पाया, जो भी पाया तुझसे पाया, दुनिया की हर खुशी है हासिल, हर गम को हर दुख समाता। भारत माता भारत माता भारत माता। शानदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये तलत महमूद की आवाज़, जी पुराने ज़माने के एक जी बहुत जी बड़े जी जी। कलाकार हुए। मैं तेरी नदर का खुमार हूँ, तुझे याद हो कि ना याद हो, मैं तेरी नदर का खुमार हूँ, तुझे याद हो कि ना याद हो, तेरे दिल में तो मैं ज़रूर हूँ, तुझे याद हो कि ना याद हो, मैं तेरी नज़र का खुमार हूँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, जैसे आपने कोई बड़े मंच पे भी कुछ इस तरह से प्रयास किए हैं? कुछ एक बार आपने किस्सा सुना है कि आप बस में जा रहे थे, वहाँ पर जो अपना आकाशवाणी जो दिल्ली से हैं, उसमें एक हाँ, मतलब सहकर्मी मैं रहे, वो एक, किस्सा सुनाइए जी आप। जी, बस में सफ़र कर रहा था, तो इत्तेफाक से वैसे ही जो है मिजाज में आ गया कि एक मैं गज़ल जी पढ़ने लगा। गज़ल थी मिर्ज़ा गालिब की, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जी तो मैं गाते गाते रुक गया, तो बस में ही पीछे खड़े थे एक साहब, उन्होंने कहा भाई गज़ल क्यों बंद कर दिया आपने, गज़ल सुनाइए, जी बड़ी प्यारी गज़ल सुना रहे थे आप तो उनके कहने पे मैं फिर गज़ल शुरू कर दी। और गज़ल पूरी करने के बाद जब हम बस से नीचे उतरे, तो मुझे पता चला कि वो एक टीवी स्टेशन के एंकर थे, यानी कि वो प्रोग्राम, आकाशवाणी से, जी अच्छा हाँ, अच्छा। रिलीज करा कर थे। उन्होंने कहा भाई मेरा नाम शाहिद जैदी है और आप बहुत अच्छे कलाकार हैं और गज़लें भी आप लिखते हैं और गाते भी हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि टीवी स्टेशन के अंदर चलें और कुछ एक दो अपनी लिखी हुई गज़ल रिकॉर्ड करा दें, हम आपका प्रोग्राम पेश करेंगे। तो मैं वहाँ अंदर गया और एक कमरे में जाके गज़ल रिकॉर्ड कराई और उन्होंने वो गज़ल हमारी कई एतवार तक अच्छा अच्छा रिलीज़ अच्छा। करी जी हैं, पेश करी हैं टीवी पर आए और हमने भी देखी हैं। अच्छा, गज़ल रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने कहा भाई लेक मियाँ, आप जो है 2-3 दिन के बाद फिर हमारे टीवी जी। स्टेशन में आना और ये हमारा कार्ड है और इस कार्ड के ज़रिए आपको कोई रोक नहीं सकता। मगर बदकिस्मती ये हुई कि जब ही मेरा काम वो पूरा हो गया जो मैं वहाँ कर रहा था, अच्छा, वहाँ पर पेंटर का जो काम कर रहे जी थे हाँ, आप। पेंट का काम मैं कर रहा था, अब रुकने का कोई और सहारा नहीं था।
और मुझे दिल्ली से फिर घर आना पड़ा। और एक वजह ये भी रही कि घर पे जो है कोई जिम्मेदार और नहीं था, कोई बड़ा भाई नहीं था, बाप नहीं था, चचा ताऊ नहीं था। घर की भी जिम्मेदारी मेरे प्रति, उनका भी ख्याल था। तो इसलिए मुझे जो है फिर लौटना पड़ा और फिर कभी जाना नहीं हुआ। वैसे दिल्ली में और भी प्रोग्राम करे मैं, और कई दफ़ा बम्बई ले जाने की भी कई आदमियों ने ज़िद करी, चलो भाई लेक साहब आप बम्बई चलो, वहाँ हम बड़े बड़े कलाकारों से मिलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मेरी मजबूरी जो रही वो ये रही कि गरीबी की वजह से अब मान लिया मैं बम्बई चला जाऊं तो एकदम तो बुलंदियों पर पहुंच नहीं सकते, वहाँ जो है बहुत टाइम लगता है, धक्के खाने पड़ते हैं। तो अब उसके बीच में घर का खर्चा कहाँ से, ना घर का खर्चा, बस बड़ी इसलिए जिम्मेदारी। मैं सोच के रुक जाऊं। तब हर कदम पर उलझन मुझे नज़र आई है, और मेरी उलझनों ने मेरी मंजिल को डुबाई है। तमन्ना रह गई दिल की दिल में, अफसोस जिंदगी कैसी पाई है। अच्छा, इसमें लईक साहब जैसे आप बता रहे हैं तो काफ़ी प्लेटफॉर्म पर आपको लोगों ने मौका दिया होगा। किन किन प्लेटफॉर्म पर आप गए, मौका हाँ। मिला क्या? कुछ अलग अलग जो मंच पर आपने गाया वहाँ हाँ, पर आप सम्मानित हुए होंगे, ये बहुत। तो उसके विषय में भी कुछ आप हाँ जी हाँ, मैं जेल के अंदर बहुत प्रोग्राम करे हैं, और जेल में मैं गाना काफ़ी लिखे हैं। वो एक मैं झलक जी सुनाता हूँ आपको। जी वहाँ डीएम साहब भी थे, उन्होंने इनाम दिया बाकायदा और शील्ड भी दी है। तो मैं गाना सुनाया था, उसकी एक कली है पेश खिदमत। जेलों को बना दो पाठशाला, जेलों को बना दो पाठशाला, फिर काम ना हो कोई काला काला। जेलों में रहने वाला भी, जेलों में रहने वाला भी बन जाए देश का रखवाला। जेलों को बना दो पाठशाला। तो ये गीत सुनाया वहाँ, बहुत शानदार। और भी सुनाए जेल के अंदर। तो काफ़ी उन्होंने नाम दिए हैं, और हबीब पेंटर की भी उन्होंने फरमाइश करी थी। तो मैं हबीब साहब की भी गज़ल वो कव्वाली सुनाई, और हबीब पेंटर की झलक है। बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की। कहते मैं भर लाऊं मदवाते मटकी, कहते मैं भर लाऊं मदवाते मटकी। बहुत कठिन है डगरपन घट की। कोई गुल को मसलता है, कोई गुल को तरसता है, कोई महवे नज़ारा है, कोई फुरकत में जलता है। कहीं पर भीख के टुकड़े, कहीं पर दर बिखरता है, कोई फर्श मखमल पे चलता है। किसी की खाल खिंचती है, कोई दुनिया में फलता है। किसी को तख्त मिलता है, कोई सूली पे चढ़ता है। हबीब अब क्या कहूँ मुख्तसर ये है, जो उस पर जान देता है वही बर्बाद रहता है। अरे बहुत कठिन है डगरपन घट की। बहुत शानदार, ये हबीब बहुत साहब जी, शानदार, हबीब बहुत साहब। शानदार। तो इस तरह की बहुत सुनाई हैं, और गज़लें भी बहुत लिखी मैं, और बीड़ी सिगरेट पे भी गाने लिखे अच्छा हैं। अच्छा, सुनाइए, बहुत जी जी अच्छा, बहुत हाँ, दिल बाग के ऊपर है। एक अच्छा कली सुनाऊंगा। जी। हाय पुड़िया अरे हाय गुटका, हाय गुटका अरे हाय पुड़िया। पुड़िया खा कर कहते हैं हम मज़े में रहते हैं। 1 मिनट का स्वाद है यारो, जिंदगी भर दुख सहते हैं। हाय पुड़िया अरे हाय गुटका, हाय गुटका अरे हाय पुड़िया।
छोटू मोटू राजा राजा कर शौक से जो ये खाते हैं, बचपन में बीमार पड़े जवानी में मर जाते हैं। हाय पुड़िया अरे हाय गुटका, हाय गुटका अरे हाय पुड़िया। अच्छा, जैसे सड़क सुरक्षा है, सड़क में आजकल एक्सीडेंट होते हैं, कुछ इस पे भी लिखा है? हाँ हाँ, मैं जो है एक पुलिस वालों का एक गाना हाँ है हाँ, जी, शाबाश, सुनाइए जी, बहुत अच्छा। पुलिस के ऊपर है। जी जी। मेरे हमदर्द मेरे हमदर्द मेरे भाई मेरे हमदर्द हैं भारत के पुलिस वाले। मेरे भाई मेरे हमदर्द हैं भारत के पुलिस वाले। हैं बड़े दिलदार ये हैं यार भारत के पुलिस वाले। मेरे भाई मेरे हमदर्द हैं भारत के पुलिस वाले। कोई रातों को अगर करता है सफ़र, रास्ते पे भी उनकी रहती है नज़र। कोई लूटे ना किसी को ये बचाते हैं पुलिस वाले। मेरे भाई मेरे हमदर्द हैं भारत के पुलिस वाले। ये पुलिस वालों के जो है उनकी काबिलियत के ऊपर है। जी। क्योंकि मैं देखा कि जब लोग पब्लिक से तंग आ जाएं तो पुलिस वालों को बुलाते हैं पुलिस कि हमें जो है आप परेशान ना करो, पुलिस के हवाले करो। पुलिस के जनता से बेहतर पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं कानून के दायरे में करेंगे और अपना भाई समझ कर करेंगे। क्योंकि मुजरिम भी इस देश का नागरिक है, वो ये समझते हैं। लेकिन जनता तो बस इनका तो कोई पहलू ही नहीं है। कोई मिलिट्री की तरफ से है एक गाना, जी, एक सुनाइए। कली है जी। हाँ, बहुत सुंदर। मिलिट्री वाले क्या कहते हैं बहुत सुंदर। अपने देश को। भारत माता तुझको कभी रोने नहीं देंगे। भारत माता तुझको कभी रोने नहीं देंगे। मिट जाएंगे तुझ पर लेकिन, मिट जाएंगे तुझ पर लेकिन, इज्जत तेरी खोने नहीं देंगे। भारत माता तुझको कभी रोने नहीं देंगे। तेरी तरफ जो आँख उठेगी आँख वो हम फोड़ देंगे। तेरी तरफ जो हाथ उठेगा हाथ वो हम तोड़ देंगे। दाग तेरी चुनरी में आए, दाग तेरी चुनरी में आए, ऐसा कभी होने नहीं देंगे। भारत माता तुझको कभी रोने नहीं देंगे। भारत माता तुझको कभी रोने नहीं देंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, पारिवारिक में कैसे जिम्मेदारी आप निभा रही हैं? जैसे आपके परिवार के बारे में बताइए, कितने पुत्र पुत्री, हाँ, किस तरह से आप जिम्मेदारी लिए हुए? जिम्मेदारी ये है जी कि 2 बहनों की शादी और एक भाई की शादी मैंने ही करी थी। और इसके बाद जो है फिर बहन भाई से फारिग हुआ तो फिर औलाद हो गई। जी जी। जी, और करीब 3 लड़कियों की शादी करी बहुत अच्छा। और एक लड़के की शादी करी है। और उसके वो भी हैं, पोता पोती भी हैं, अच्छा आपकी अच्छा, दुआ से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी। तो परिवार में और भी किसी को शौक हुआ? जैसे आप भाई गजल लिखते हैं, गीत गाते हैं, क्या परिवार में किसी को भी, मतलब जैसे आपके हाँ, पुत्र पुत्री रही हैं जो हैं, क्या उन्हें भी शौक है इस तरह ना से? जी, वो तो बिल्कुल नहीं है। वो तो अच्छा। बल्कि मेरे गाने से भी खिलसते हैं
और बहुत ही नाराज़ हों कि तुम्हें ये क्या शौक़ है, बल्कि रिश्तेदार भी और दूर तक हमारे परिवार में कोई ऐसा अच्छा, जैसा आप इतना मुझे अच्छा लिखते हैं, गीत हैं, आप बता रहे हैं कि भाई 25-26 हज़ार आपने गीत लिखे हैं, गज़ल लिखे हैं, अपने स्वयं के लिखे हैं, क्या कभी उनको किताबों में बनवाने का भी कभी प्रयास किया है? भाई मैं अपनी लिखी हुई किताब में एक पब्लिश करूं, मेरी लिखी गज़लों को दुनिया जाने, दुनिया समझे, इस तरह से प्रयास किया कभी? नहीं इस तरह से प्रयास मैं तो नहीं करा है, और बल्कि और कई लोगों ने कहा कि आप हमें अपनी गज़ल वगैरह दो, जी। हम छपवाएंगे। अच्छा अच्छा। और उन्होंने कहा ज़रूर, मगर दूर से ही, जैसे कि वो होता है, मैं हाँ आपको हाँ। बताऊं कि साहिल के तमाशाई, साहिल यानी कि जो समंदर के आसपास किनारे हैं। किनारे पर हैं, जी। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पे अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते, और हाय ये डूबने वाले भी कभी फरियाद नहीं करते, डूब जाते हैं। तो यूँ तो कहा है बहुत, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं ली है। मौका लोगों ने दिया, मौका गाने का तो खूब दिया है। लेकिन उसमें गाने के साथ साथ भाई कुछ आपकी सहायता हो, कुछ आपको एक तरह से इमदाद मिले, कुछ इस तरह का वाक्य कोई है? हाँ, इनाम के तौर पे तो बहुत जगह मिले हैं, बेशुमार जगह मिले हैं पैसे, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन इनाम में और इमदाद में और मदद में बहुत फ़र्क है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मदद करने वाले तो वो होते हैं जो, जैसे रफ़ी साहब हम्म। शुरू के दिनों में गाना इधर भी गा लिया, कभी उसे सुना दिया, कभी उसे सुना दिया, लेकिन किसी ने वाह तो करी, मदद नहीं करी। मगर मदद करने के लिए रफ़ी साहब के जो बड़े भाई थे, उनके एक साले थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और बम्बई ले गए और ख़ुद नौशाद साहब के घर ले गए, बम्बई में डायरेक्टरों के म्यूज़िकल ग्रुप वालों के पास ले गए। जी। उन्होंने जब तक साथ दिया, जब तक आखिरी वक्त तक, रफ़ी साहब का आखिरी वक्त तक, यहाँ तक कि अपनी लड़की भी उनके निकाह में दे दी। तो ये होती है मदद। मदद करने वाले सुबह शाम नहीं देखते, रात दिन नहीं देखते, जब मदद करने पे आ जाओ। तो इस तरीके से तो कोई मिला नहीं है। सरकार की ओर से कुछ आपको सहायता प्राप्त हुई? भाई जैसा आप मुजफ्फरनगर जिले के इतने, और एक अपने छोटे से गांव जड़ौदा के आप रहने वाले हैं, निवासी हैं, जी तो सरकार या यहाँ के किसी अच्छे कलाकार ने आपको मौका दिया हो? हाँ, गाने के तो बहुत मौके मिले हैं, और गाया भी है, और बड़ी बड़ी महफिलों में गाया है, और सरकारी अफसरों के सामने भी गाया है। लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि किसी ने कहा हो कि चलो उठो, हम तुम्हारी साथ हैं। अगर कोई आपकी किताब, जो लिखी हुई गज़लों की किताब बनवाना चाहे, तो आप क्या उसमें हाँ हाँ, क्या देखते हैं? तो मैं यही देखता हूँ कि जो मैं लिखे हैं कलाम और शायरी जो लिखी है, वो भी दुनिया जाने। दुनिया देखेगी और दुनिया के सामने आएगा, क्योंकि मैं कोई ऐसे अल्फाज नहीं लिखे जो सिर्फ मनोरंजन के तौर पे हैं, बल्कि अगर गरीबी पे लिखा तो गरीबी से निकलने की शायरी लिखी, अगर अमीरी पे लिखा तो अमीरी से गरीबों की मदद के लिए लिखा, अगर मैं सरकारी कोई गज़ल मिलिट्री वालों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर लिखा है तो उनको हौसला अफजाई के लिए लिखा है, उनकी जो है खूबियों को बयान किया है, और हमारे जो देश के कानून हैं, और यहाँ तक कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भी लिखा। और अच्छा, मोदी जी के विषय में सुनाइए तो आप हाँ, गीत, कोई गाना। उनके गानों उनके लिए भी लिखा है, और योगी जी के लिए भी लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, और काफ़ी मैं समझता हूँ कि जो उनके अंदर खूबी है, हमारे मोदी जी के, योगी जी के अंदर, वो किसी और के अंदर खूबी नहीं आएगी और कभी नहीं आएगी, और ना कभी ऐसे हुए हैं प्रधानमंत्री, और ना होंगे, क्योंकि वो समझते हैं देश को क्या चाहिए। अच्छा, जैसे आप अपने ये शौक आपने अभी तक जिंदा रख रहे हैं, हाँ, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई ये जो एक कलाकारी है, एक कलाकार है,
तो उसके विषय में कुछ हाँ हाँ संदेश देना चाहते जी हाँ बिल्कुल। जी। मैं संदेश ये देना चाहूँगा हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को कि कलाकारी कोई भी हो, कलाकारी जो है गाने का ही नाम नहीं है, बल्कि कलाकारी वो चीज़ है जो और दूसरे इंसानों से अलग होती है। और कलाकारी एक जज्बे का नाम है, कलाकारी एक काबिलियत का नाम है, और कलाकारी एक नए पहलू का नाम है जो नई चीज़ें दुनिया के सामने रखता है। जो नई चीज़ें दुनिया के सामने रखता है वही कलाकार है। जैसे कि सर हैं हमारे, वो दुनिया के सामने नई चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी गुजर रही है इससे भी आगे की ज़िंदगी है, जहाँ तक तुमने तरक्की की है इससे भी आगे की तरक्की है, अभी मंजिलें और भी हैं, अभी थक कर मत बैठो। बहुत शानदार। किस्मत पे उस मुसाफिर की रौना आया जो थक कर बैठ गया मंजिल के सामने। कभी मंजिल की तलाश में अगर निकलो तो मंजिल की निराशा में थक कर मत बैठो, मंजिल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। कलाकारी जो है वो चीज़ है जो इंसान को ज़िंदा रखती है, ज़िंदा दिली का नाम कलाकारी है। ज़िंदगी तो लोग ऐसे ही गुजार के चले जाते हैं, लेकिन कलाकार ही हैं जिसे ये दुनिया क़यामत तक याद रखेगी, वो कलाकार ही होता है। हमेशा कलाकारी को अपने जहन में रखो। अगर शौक़ नहीं है ज़िंदगी में तो वो क्या ज़िंदगी है, मुर्दा ज़िंदगी है। बहुत। तो देखिए, आप सभी ने इनसाइड टॉक्स पर हमारे बीच में जो मोहम्मद लहीक साहब, जो कि गरीबी से उभर कर अपने अंदर के जो कलाकार है, हर कलाकारी है, गीत लिखे, गज़लें लिखी, उनको गुनगुनाया, और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, किशोर दा की आवाज़ में, मुकेश जी की आवाज़ में इतने सुंदर तरीके से वे गाते हैं, और एक मिसाल के रूप में गांव में उन्होंने अपना एक मुकाम कायम किया है। और मैं चाहूँगा कि इनकी प्रेरणा से हम सब प्रेरित हों और अपने जीवन में हताश ना हो, अपने जीवन में हम आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इनसाइड टॉक्स में आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और चैनल को आगे इस तरह की जो हमारे बीच में कलाकार आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार आते हैं, उनकी प्रतिभा को दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। धन्यवाद।